और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खड़ी हो रही चुनौतियों के बीच ब्रिटेन में आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेक को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वित्त मंत्री को बर्खास्त किया। वित्त मंत्री को बर्खास्त करने का यह फैसला तब आया है जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बाजार के लिए आर्थिक घोषणा करने की तैयारी कर रही हैं। क्वासी क्वार्टेक को ब्रिटेन का वित्त मंत्री बने 6 हफ्ते से भी कम समय हुआ था। वित्त मंत्री के पद से हटाए जाने के साथ ही अब वो राजकोष के चांसलर भी नहीं रह गए हैं। दरअसल जब से लिज ट्रस ने पदभार संभाला है उसके बाद से सरकार आर्थिक मोर्चे पर पस्त नजर आ रही है। क्वासी की जगह अब पूर्व कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट को वित्त मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने टैक्स पॉलिसी पर अब यू टर्न भी ले लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ाएगी। बता दें कि लिज ट्रस सरकार के बड़े पैमाने पर कर कटौती ने वित्तीय बाजार में उथल-पुथल मचा दी थी। ट्रस सरकार का हाल ही में मिनी बजट पेश हुआ था जो महंगाई पर काबू पाने में विफल साबित होता दिखा था। इस बजट में ट्रस सरकार ने टैक्स कटौती की लेकिन मिडिल क्लास को 19% जबकि अमीरों को 45% की छूट दे दी। इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले 50 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद कई सांसदों ने लिज ट्रस को एक तरह से अल्टीमेटम दिया था कि वित्त मंत्री क्वासी को अगर नहीं हटाएंगी तो पीएम लिज ट्रस को बगावत झेलनी पड़ेगी। चलिए, तो ये पूरा डेवलपमेंट क्या कहानी बयां कर रहा है, आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी जुड़ चुके हैं। दीपांशु, पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, काफी उथल पुथल रही, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट में भी खूब उथल पुथल हुई है इन सारी बातों को लेकर, लेकिन ये जो अब खबर आई है क्वासी साहब का जाना, ये ब्रिटेन के लिए कैसी खबर है और हटाया क्यों? समझिए, ऐसी बात है कि छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है विश्व की और एक डेवलप्ड इकोनॉमी मानी जाती है और उसमें आप देख रहे हैं कि एक ही साल में 4 वित्त मंत्री बदल चुके हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट पिछले 3 साल में 4 बार गवर्नमेंट बदल चुकी है और इसी साल आप देख रहे हैं कि 4 वित्त मंत्री बदल चुके हैं। तो ये दिखा रहा है कि एक तो इंटरनली वहां पर इतनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं। उसके ऊपर जैसे आपने बताया यूरोप में युद्ध है, इन्फ्लेशन की चिंता है, रेट्स ऊपर जा रहे हैं, लोग अपने घरों का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, विंटर आ रही है, हीटिंग बिल्स के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है और उसमें आप देखते हैं कि ये सरकार जो सिर्फ 6 हफ्ते पहले आई थी, इन्होंने एक मिनी बजट पेश किया। नई सरकार आती है, हमेशा अपने फिस्कल प्लान्स लाती है, बट इनके बजट में स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने टैक्स कट्स की बात करी थी। अब परेशानी यहीं से बढ़ी, क्योंकि अगर आप टैक्स कट्स कर रहे हैं उस समय जब आपके पास खुद पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो फिर आप जो शॉर्टफॉल होगा टैक्स कट के बाद, वो कहां से कवर अप करेंगे? जैसे ही उन्होंने ये मिनी बजट पेश किया था सितंबर के अर्ली दिनों में, तब से बाजार में एक टर्मोइल आया। बाजार को भरोसा नहीं था इस न्यू गवर्नमेंट पर, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया कि ये जो स्पेंडिंग शॉर्टफॉल होगा, इसको ये कवर अप कैसे करेंगे। यूजुअली कवर अप एक्स्ट्रा बोरोइंग से होता है। अगर आप एक्स्ट्रा बोरोइंग करने वाले हैं, वो भी ऐसे समय जब आपके रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो आपका खर्चा और बढ़ेगा। इससे बाजार परेशान हुए और आपने देखा, जैसे आप बता रहे थे, पाउंड में इमीडिएट रिएक्शन आया, 50 साल के निचले स्तर पर गिरा और इनकी यूके की बॉन्ड यील्ड्स काफी तेजी से ऊपर गई। जैसे ही बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई, सारे पेंशन फंड्स की टेंशन आ गई। वहां पर एक बहुत ही बड़ी रिटायर्ड पॉपुलेशन है जो पेंशन पर जीती है और ये पेंशन फंड्स में इन्वेस्टेड है। पेंशन फंड्स की प्रॉब्लम आ गई कि हम अपने पे आउट्स नहीं कर पाएंगे जैसे ये बॉन्ड यील्ड उछली और वहां से चिंता बाजार की बनी कि अगर ये पेंशन फंड्स फेल होते हैं तो इकोनॉमी पर कितना असर होता है और बाकी वर्ल्ड मार्केट्स पर बड़ा असर हो सकता है। इसलिए हमने देखा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2 हफ्ते पहले फिर एक अनाउंसमेंट किया कि हम बॉन्ड बाइंग करेंगे। ऐसे समय में जब ग्लोबली बैंक्स बॉन्ड बेच रहे हैं, लिक्विडिटी कम कर रहे हैं, यूके को बॉन्ड बाइंग करनी पड़ी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और बाजार को स्टेबलाइज करने के लिए। वो बॉन्ड बाइंग आज खत्म हो रही है। बाजार फिर से नर्वस थे और एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि चलिए, हमने एक्सेप्ट किया कि हमारी प्रीवियस वित्त रणनीति गलत थी, इसलिए लिज ट्रस को अपने फाइनेंस मिनिस्टर क्वासी क्वार्टेंग को हटाना पड़ा ताकि बाजार स्टेबल हो जाए और ये माना जाए कि जो पुरानी इनकी पॉलिसीज थी जो ये लाने वाले थे वो फिलहाल नहीं आने वाली हैं। तो अभी के लिए तो बाजार थोड़े स्टेबल हैं, बट क्या ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा? क्या ये वापस ये वित्त स्थिति वापस नहीं ला सकते हैं? ऐसी चिंता दोबारा आ सकती है, बट अभी के लिए एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर किया है यूके की सरकार ने।
बट जेरेमी हंट जो नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान हर कोई जानता है ऋषि सुनक का समर्थन करते थे और बोरिस जॉनसन के टाइम पर तो रनर अप भी रहे थे, प्रधानमंत्री की रेस में भी थे। तो अब उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। और एक तरह से चलिए पार्टी एक ही है, लेकिन पार्टी के भीतर भी उस विचारधारा के माने जाते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट है लिज ट्रस के। तो अब तालमेल कैसा होगा और चुनौतियां क्या होंगी जेरेमी हंट के सामने? तालमेल तो बहुत मतभेद वाला होने वाला है, इसकी तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्वासी क्वार्टेंग और लिज ट्रस दोनों एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल सहयोगी थी, दोनों की सोच एक तरह की थी, इसलिए दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी एक तरह की थी। बट जैसा आपने बताया, जेरेमी हंट एक दूसरे पक्ष के हैं विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी, और पहले भी ये कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं यूके के, तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो इनका है ही। पर इनकी और लिज ट्रस की सोच काफी अलग है, और स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स पर काफी अलग सोच है। एक तरह से एक स्मार्ट पॉलिटिकल डिसीजन है कि आप ऐसे आदमी को लेकर आए हैं जिस पर बाजार को भरोसा हो सकता है, एक फिस्कल हॉक है जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग आपको करने नहीं देंगे, बजट को एक टाइट रोप पे रखेंगे ताकि इकोनॉमी संभली रहे। तो वहां से तो बाजार का कॉन्फिडेंस आ सकता है, पर क्या आगे जाकर मतभेद नहीं बनेगी, इसका कॉन्फिडेंस नहीं बनने वाला है। क्योंकि अगर आपके क्लोजेस्ट पॉलिटिकल एलाई को आप निकाल सकते हैं, तो फिर उस आदमी का क्या होगा जिसके साथ आपकी सोच विचार नहीं मिलते हैं। और बिल्कुल वैसा ही इस समय बनते हुए दिख रहा है जहां तक जेरेमी हंट और लिज ट्रस का सवाल है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले लिज ट्रस ने पब्लिक स्पीच भी दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी थे, और लगातार सभी की यही क्वेश्चन थे कि आपने क्वासी क्वार्टेंग को तो हटा दिया, पर ये पॉलिसी तो आपकी भी थी, तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। बिल्कुल। आगे भी लग रहा है कि ये सरकार 6 हफ्ते ही पुरानी है, बट शायद लंबा समय टिक नहीं पाए अगर ऐसी पॉलिसीज आती रही। आपने बिल्कुल सही कहा। टोरी के जो नेता हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आपने गलती तो आपने की थी, पॉलिसी तो आपकी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने क्वासी को बलि का बकरा बना दिया हो। और दूसरा बिल्कुल सही आपने कहा, इतना बड़ा वहां पे एक तो पूरा इन्फ्लेशन का इश्यू, एनर्जी प्राइसेस का इश्यू, होलसेल गैस प्राइसेस, आपने बिल्कुल सही कहा, सर्दियां आ रही हैं और वहां पर फ्यूल पॉवर्टी कहा जाता है, फ्यूल लेने तक के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। तो अब कैसे इतने बड़े संकट से उभारेंगे? 1980 के बाद से डबल डिजिट में चला गया इन्फ्लेशन, कैसे काबू में पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन लिज ट्रस की गवर्नमेंट ने इसके लिए निकाला है, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लाजमी भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। दुनिया भर में जिस तरह से हालात बने हुए हैं उससे महंगाई की टेंशन बढ़ती ही जा रही है, और इस टेंशन में आरबीआई भी अछूता नहीं है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग मिनट्स में महंगाई को लेकर चिंता साफ जाहिर की गई है, और इस बार ब्याज दरों में 0.50% की जो वजह भी है, जो महंगाई बनी है। मीटिंग जो मिनट्स हैं उसके मुताबिक महंगाई के बढ़ते जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना जरूरी था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने तर्क दिए हैं कि महंगाई को काबू में रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन जरूरी है, ताकि कोर महंगाई का दबाव कम होने में मदद मिल सके। मिनट्स में उन्होंने कहा है कि दशकों में ऐसी महंगाई नहीं देखी गई है, महंगाई पूर्वानुमान के सभी पुराने मॉडल्स के बाहर है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी लागत में बढ़ोतरी का पूरा असर आना बाकी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर आशिमा गोयल के अलावा सभी मेंबर्स ब्याज दरें 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के पक्ष में थे। हालांकि आशिमा 0.35% की बढ़ोतरी के पक्ष में थी। उन्होंने तर्क दिए कि केंद्रीय बैंक महंगाई पर ओवर रिएक्शंस दे रहे हैं, दुनिया भर के जो है। उनका यह भी कहना था कि पॉलिसी के जरिए ऐसे झटकों से निपटा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू मांग बढ़ाकर निर्यात में कमी के असर से निपटा जा सकता है। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि विकसित देशों में मंदी को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बाजारों में कोहराम है, महंगाई इमर्जिंग मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों और कॉर्पोरेट्स की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत दिखाई दे रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा भी जताया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि बैंकों और कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट मजबूत स्थिति में है। मेंबर्स ने यह भी कहा कि ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद देश में रोजगार के मौके हैं। बैठक में महंगाई को लक्ष्य के भीतर लाने पर भी जोर दिया गया, जो स्वाभाविक रूप से हर बैठक में होता है। लेकिन ये जो मिनट्स आए हैं, मिनट्स का मतलब एमपीसी की पूरी बैठक में किसने क्या कहा, किस पक्ष के थे,
मोटा मोटा पॉलिसी तो आपको समझ में आ जाती है, लेकिन एग्जैक्टली बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए ये मिनट्स पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है जब मिनट्स जारी किए गए हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी सर जुड़ चुके हैं। गांधी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला तो दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में जो आ रही हैं, एक मिनट्स में कहा जा रहा है कि भाई अभी क्या हाल देखकर लग रहा है कि ब्याज दर कितने बढ़ेंगे, कब तक बढ़ते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे आप आने वाले दौर की पॉलिसीज को लेकर क्या आकलन कर पा रहे हैं, प्रेडिक्शन सर आपके? हाँ, thank you. The members have discussed in their minutes about giving forward guidance. That's what you are asking. जी, वैसे आने वाले जमाने में इंटरेस्ट रेट कैसे होंगे? यस सर। उसके बारे में मेंबर्स ऐसा कहते हैं कि ऐसा फॉरवर्ड सूचना देने के लिए थोड़ा संकोच होता है उनको। सब बोलते हैं इमर्जिंग मार्केट में ऐसा फॉरवर्ड गाइडेंस देने में बहुत प्रॉब्लम होता है, पर उनका कंसेंसस ऐसा है कि इन्फ्लेशन तो बहुत गंभीर है, इंट्रेंच है। सो आने वाले रिजर्व बैंक के पॉलिसी एक्शंस वो इफेक्ट में लाने के लिए 3 क्वार्टर तक हो जाएगा। इसलिए हम सभी को मैसेज देने के लिए दैट हम सब इन्फ्लेशन कंट्रोल में स्थित रहे हैं, वो करने के लिए ऐसा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना उचित होगा, ऐसा कंसेंसस सभी मेंबर्स में है। सो कितना जब हो जाएगा, अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट कहाँ रहेगा, उसके बारे में 2-3 मेंबर्स चर्चा किए हैं। फिर भी वो उनका अनुमान फाइनल व्यू ऐसा है कि ठीक तरफ से नंबर ऐसा नंबर नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे हैं। बड़ा ही अनसर्टेनिटी की स्थिति है, जो सोच है उसमें भी। लेकिन एक कमेंट्री जो आई है सर उसमें, और ये कहा जा रहा है कि जो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह का नजरिया भी आया। तो क्या आप भी मानते हैं सर कि दुनिया भर के जो बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं वो ओवर रिएक्शन हो रहा है? जैसे आपने कहा, डॉक्टर सीमा गोयल ने ऐसा एक्सप्लिसिटली उनके मिनट्स में लिखा है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जरा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं अभी। पहले जैसे कोविड के समय में भी वो ओवर रिएक्ट किए थे in terms of reducing the interest rate and giving too much of liquidity. Now when the inflation has gone up, they are again doing it the other end, again overreacting. That is not good for our economy. So her suggestion is that as emerging economy, we should be going little bit slow, because we have our own strengths in addition to getting impacted because of globalization or whatever. But we have our own strength. Our consumption is improving. There is a possibility of investment picking up, credit is picking up. So we have some room for going at a moderate speed. That's what for India it is being suggested. Globally, yes, especially advanced economies, they all, in my opinion also, they have gone extremely overboard. बट सर अब ओवरऑल अब हमको पिक्चर समझ में आ रही है कि आरबीआई के भीतर किन बातों को लेकर चिंतित हैं वो, और कौन कौन से पेन पॉइंट्स है जिनको एड्रेस करना वो चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल सरकार क्योंकि बार बार यही कह रही है, आरबीआई का भी स्टेटमेंट यही आता है, सरकार के मिनिस्टर्स भी बार बार कह रहे हैं कि दुनिया में जो असर हो रहा है मंदी का, उससे हम बचे हुए हैं। बचे हुए नहीं है मतलब उतना ज्यादा हमारे यहाँ नहीं है प्रॉब्लम, उतना ज्यादा संकट हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन सर समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लग रहा है कि हमारे पर भी संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपका ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर आउटलुक क्या है आने वाले समय के लिए सर? आने वाले समय में इंडिया इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज वन स्ट्रांग पॉइंट फॉर Indian economy. Our growth has been this year also. It is going to be the fastest growing among the major economies. That is going to be definitely be there because we have a very large home economy. There's a domestic economy which creates its own consumption related. We are assured growth irrespective of
whether internationally the growth is slowing down, exports are slowing down. Despite that, we have, because of our own inner strength, we should be able to grow faster. There is a complete consensus on that among the MPC members. Also, even the professional forecast, the professional economist forecast, that also affirms this position. So, and worldwide also, IMF, World Bank, OECD, ADB, all every assessment clearly says that India is going to be an outlier in terms of very good growth in the current fiscal. So there is yes, we have our own challenges in terms of inflation getting entrenched, but because of this exactly sir, हमारी जो घरेलू डिमांड है वो उस पे हम नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे तो घर पे ही हमारी इतनी डिमांड है कि हम कोई दिक्कत हमें होगी नहीं, लेकिन उस डिमांड के सामने सबसे बड़ी चिंता तो इन्फ्लेशन है और 7% से ऊपर बनी हुई इन्फ्लेशन। तो ऐसा नहीं लग रहा सर आपको कि हमारी घरेलू डिमांड भी आने वाले टाइम पर थोड़ा से प्रभावित हो सकती है? हाँ, एमपीसी मिनट्स में आप देख चुके हैं कि इसलिए रिजर्व बैंक ने इन्फ्लेशन ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया है इन्फ्लेशन की वजह से। पिछले बार बोले थे इस साल का ग्रोथ तो 7.2% होगा, अभी 7% नीचे आ गया। सो ऐसा एडजस्टमेंट तो इन्फ्लेशन के कारण से एडजस्टमेंट किए हैं। इन एडिशन पॉलिसी एक्शन पहले पिछले 2 मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को ऊंचाई किया, बढ़ाई किया, अभी भी किया है। सो इस सब का असर भी आने वाला क्वार्टर्स में आएगा। So considering both the policy action and the growth getting reduced, so the both way it is all right. The assessment which has been done that the inflationary impact, the negative impact of inflation has already been factored when projecting the growth at 7%. Okay sir, एक आखिरी सवाल सर मेरा, आपकी नजर में इस वक्त प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इन्फ्लेशन के लिए हम चिंतित ज्यादा हो, उस पर ज्यादा फोकस करें, या फिर ग्रोथ नंबर्स को मैनेज करने पर ज्यादा फोकस हो? किस पर ज्यादा देना होगा फोकस? राइट, फर्स्ट प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी इन्फ्लेशन, बिकॉज अभी तो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग वही ऑब्जेक्टिव दिया है कानून से एमपीसी को। सो उनका पहला ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल होना ही चाहिए। इन्फ्लेशन को एक स्थिर पर लाने के बाद ग्रोथ के बारे में वो सपोर्ट करने का, क्या कुछ करने का है वो सेट। सो पहला ऑब्जेक्टिव तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, और उसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि अगली कुछ फिस्कल पॉलिसीज में हमें देखना होगा रेट्स बढ़ रहे होंगे। हाँ, वो भी 2 मेंबर्स सूचित किए हैं आने वाले मीटिंग में भी, और कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए ऐसा बोल चुके हैं। फिर भी हर एक मेंबर बोल रहा है कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इमर्जिंग डेटा। सो कैसे आगे 2 महीने में कैसा इकोनॉमी सिम्टम्स कैसा आ रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसके ऊपर तय किएंगे दिसंबर मीटिंग में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर। आइए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो है आज की हमारी तीसरी कवर स्टोरी। चीन की बात। चीन में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ जहां शी जिनपिंग तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं उनके खिलाफ आम लोगों के बीच आवाज उठनी भी शुरू हो गई है, जो बड़ा रेयर माना जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग समेत कई शहर शी जिनपिंग और उनकी तारीफों के पोस्टर से अटे पड़े हैं, लेकिन इन पोस्टरों के बीच कुछ ऐसे पोस्टर्स भी हैं कुछ शहरों में जिन्होंने शी जिनपिंग की रातों की नींदें उड़ानी शुरू कर दी हैं। बड़े ही रेयर घटनाक्रम में शी जिनपिंग के खिलाफ पोस्टर मिले हैं जिनमें उनके खिलाफ कड़े स्लोगन्स लिखे गए हैं। जो तस्वीरें बाहर निकलकर आई हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि एक ब्रिज पर एक बैनर में लिखा हुआ है कि हमें बंदिशें नहीं, आजादी चाहिए, हमें लीडर नहीं, हमें तानाशाह नहीं, हमें वोट चाहिए, कोरोना टेस्ट नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए। इस तरह के दूसरे बैनर्स भी लगे हुए हैं जिसमें लोगों को हड़ताल पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरे बैनर में लिखा गया है कि आप स्कूल में हो या काम पर हो, हर जगह हड़ताल पर जाएं। बैनर में शी जिनपिंग को तानाशाह और गद्दार तक बताया गया है और सत्ता से हटाने की मांग की जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन बैनर्स को स्वाभाविक रूप से हटा दिया गया है और साथ ही साथ इन जगहों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। 16 अक्टूबर को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस बैठक है, यानी कि संडे को। ऐसे में इस तरह के विरोधों पर नकेल कसी जा रही है। शी जिनपिंग के विरोध में लगे पोस्टर, बैनर हटा तो दिए गए हैं, लेकिन इससे यह समझ में आ रहा है कि शी जिनपिंग के खिलाफ वहां के लोगों में गुस्सा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़ी किसी भी पोस्ट को लेकर बैन लगाया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो जिनपिंग के कहने पर चीन की सुरक्षा एजेंसियों ने 14 लाख लोगों को अपने दायरे में लेने की कोशिश की है। इसके लिए 100 दिन का अभियान पिछले जून महीने से ही शुरू किया गया था, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। जिनपिंग पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने खिलाफ आवाज दबाने के लिए कोरोना लॉकडाउन के प्रतिबंधों को जबरन लागू कर रहे हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है जीरो कोविड पॉलिसी। दरअसल सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों को जबरदस्ती क्वारंटीन किया जा रहा है। हर 3 दिन के अंतराल में लोगों के कोविड टेस्ट हो रहे हैं। कई शहरों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 24 घंटे निगरानी बढ़ा दी गई है। चीन में शी जिनपिंग की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। सत्ता का यही केंद्रीयकरण अब शी जिनपिंग के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतार लाया है। अब 16 अक्टूबर को कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस है। इसमें शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने तय माने जा रहे हैं। लेकिन अगर शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो चीन में उनके खिलाफ क्या विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे आगे? क्या ये जो विरोध की आवाज है इसको दबा दिया जाएगा? और ये विरोध क्या बता रहा है शी जिनपिंग के लिए आगे की मुश्किलें कितनी बढ़नी जा रही हैं? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। अचल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला तो आपकी टिप्पणी, बड़ा रेयर माना जा रहा है इस मूवमेंट को कि वहां पर जनता खुलेआम सड़कों पर, ब्रिजेस पर पोस्टर्स, बैनर लगाए और शी जिनपिंग को तानाशाह और गद्दार जैसे शब्दों से संबोधित करे। ये डेवलपमेंट कितना महत्वपूर्ण है? जी हाँ, बिल्कुल। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। इसे चाइना के इतिहास में एक रेयर ही कहा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल डिसिडेंट और इतना ओपनली पब्लिकली वहाँ के नेता को डिमोलिश करना या इस तरह की अपील्स करना कि अब इसे हटाया जाए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें खाना चाहिए, जीरो कोविड पॉलिसी के हम अगेंस्ट हैं, डोंट बी ए स्लेव, आप बी ए सिटीजन। तो ये सब जो स्लोगन हैं ये दर्शाते हैं कि वहाँ के लोग चाहते क्या हैं। और हम जैसा जानते हैं ये वन पार्टी सिस्टम है। बहुत ही कम्युनिस्ट रूल में किसी भी किस्म के डिसेंट को, किसी भी किस्म के विद्रोह को या किसी भी किस्म के जो डिसेंट होती है उसको हमेशा कुचला जाता है। ये इतिहास है, सोवियत यूनियन से चला आ रहा है। और शीपिंग के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी भी अगर कोई विरोध हुआ या विद्रोह हुआ होने की संभावना हुई या फिर कोई सोशल पब्लिक लाइफ में कुछ ऐसा उन्हें लगा कि उनकी पार्टी या उनकी पॉलिसीज के खिलाफ कुछ बात उठाई जा रही है, तो उन्होंने उसका बड़ा बेरहमी से, बेदर्दी से दबाया है उसे। देखिए, सवाल ये है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। संडे को कांग्रेस होने वाली है। अभी उनकी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई है। अब सवाल ये है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई संस्था है जिसने ये किया है या कुछ गिने चुने लोग हैं जो हैंडफुल जिन्होंने अपनी दबी हुई जो भावनाएं उसे व्यक्त किया है। इन्हें लोन वॉरियर का भी नाम दिया जा रहा है। जो सोशल मीडिया है, वहाँ की जो आम जनता है उसको हीरो के तौर पे जैसा ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि जैसे किसी एक व्यक्ति का ये काम है और वो हीरो है और वो लोन वॉरियर है, लेकिन जिसने लोगों के बीच में एक उम्मीद की किरण जगाई है। तो देखना यह है कि ये जो दबा हुआ आक्रोश है वो क्या पॉपुलर मूवमेंट में बदलेगा। जहां तक प्रेसिडेंट की पोजीशन का सवाल है, वो तो फिलहाल काफी स्ट्रांग है पार्टी के अंदर। अभी हाल ही में जो सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई, जो उसके बाद कम्युनिके इशू हुआ, उन्होंने उसमें बहुत ही तारीफें के पुल बांधे हैं उसके और कहा उसने अनयूजुअल अचीवमेंट्स हैं, बावजूद इसके कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है बहुत कॉम्प्लेक्स है और डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं, कोविड और दूसरे, उसके बावजूद बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। और ये लगभग तय है कि वो तीसरी बार चुन के आएंगे।
बट ये जो दबा हुआ आक्रोश क्या बिल्कुल। फिर से और दबाया जाएगा, या ये खुल के किसी पॉपुलर मूवमेंट में बदलेगा? 1979 का आपको याद है, तियानमन स्क्वायर में किस तरह से विद्रोह हुआ था, फिर बाद में कैसे उसे दबाया गया था। बिल्कुल सर। तो ये डिक्टेटोरियल सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है। जो कुछ भी होता है टॉप टू बॉटम होता है। इनके इलेक्शन भी जो है टॉप टू बॉटम है, पहले डिसाइड किया जाता है, फिर उसको फॉर्मलाइज किया जाता है। तो एब्सोल्युटली। और इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, हाँ। इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है कोविड का। आजादी नहीं है, पीछे रियल एस्टेट बिल्कुल सर, को लेके टेनेमेंट क्राइसिस के टाइम पर भी यही सिचुएशन थी। स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे थे, पार्टी के अंदर जो है डेंग जियोपिंग को बहुत सारा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था। अब स्ट्रीट प्रोटेस्ट तो नहीं दिख रहे, लेकिन प्रोटेस्ट तो दिख रहे हैं। लेकिन विद इन द पार्टी क्या आपको लग रहा है कि शी जिनपिंग की राह इतनी आसान होगी? कहा ये भी जा रहा है कि कुछ एल्डर्स जो है वो उनको चुनौती दे सकते हैं वहां पे। विद इन द पार्टी आपको पोजीशन कैसी लग रही है शी जिनपिंग की? देखिए, अगर आप सेंट्रल जो इनकी सेंट्रल कमेटी है जो काफी पावरफुल होती है, हालांकि इसमें भी टॉप टू बॉटम ही होता है, तो जब तक इनकी जो अभी प्लीनम की मीटिंग हुई और सेंट्रल कमेटी की जो कम्युनिके आई, जैसे मैंने बताया, तो उसने जो जो कुछ निकल के आ रहा है सामने, तो उससे तो लगता है कि अभी फिलहाल इनकी जो पोजीशन है पार्टी के अंदर स्ट्रांग है। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड है इनके कम्युनिस्ट सिस्टम के इतिहास में भी, कि ये तीसरी बार चुन के आएंगे। और इसमें बहुत से आप कह दीजिए कि वो जो कानून है, या इनका पहले जो एक कन्वेंशंस थी कि 68 के बाद रिटायर होना है, वो सबको एक दरकरार करके ही एक नया एक किस्म का इतिहास बनाने जा रहे हैं। और पोजीशन फिलहाल ठीक लग रही है। और किसी की कोई ऐसी आदेश कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो सेंट्रल कमेटी के कम्युनिके में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट जरूर होता। और सिवाय तारीफों के, अब ये कहना कि ये तारीफें उनकी ऑन द ईव ऑफ रिटायरमेंट की जा रही हैं और उन्हें ग्रेसफुली रिटायर किया जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जितने भी जानकार हैं उनका यही मानना है कि ये इस बार तीसरी बार वहां के प्रेसिडेंट चुन के आएंगे। बट थर्ड टर्म एंड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम की आपको कितनी संभावना नजर आ रही है? देखिए, वो तो अब आगे चल के देखिए इनकी अपनी सेहत कैसी होती है, आने वाले 5 साल में क्या होता है। ये जो इस तरह की प्रोटेस्ट हो रही हैं, या इनके खिलाफ भी तो देखिए ना, इस समय पूरा अमेरिकन और वेस्टर्न फोर्सेस पूरी चाइना के अगेंस्ट है। तो हालांकि ये स्पेकुलेशन भी हो सकती है, बट कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस जो 5 साल में एक बार होती है और इनके पॉलिटिकल कैलेंडर में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, उसकी ईव पे इस तरह की प्रोटेस्ट करवाना, तो ये क्या बाहर से इंस्पायर्ड है? इस थ्योरी पे भी हमें काम करना चाहिए। बाकी इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा, तो समस्याएं तो होंगी ही होंगी। और जहां बोलने की आजादी बहुत कम हो, वहां कहीं ना कहीं तो आक्रोश होगा ही। और आक्रोश की वजह भी बहुत है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के चलते उसका इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसी बातें हो चुकी है, जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट का डाउनफॉल हुआ, तो उसके चलते नुकसान हुआ। पीछे कोई बैंक के स्कैंडल की बात आई थी कि लोगों को उसमें नुकसान हुआ, तो लोग सड़कों पर उतर आए थे। बट हाँ, पार्टी और पार्टी के लीडर के खिलाफ इस तरह से बात करना, सवालिया निशान ये है कि क्या ये इंस्पायर्ड है, क्या ये इसकी टाइमिंग जो है उसको देखते हुए कई सवाल उठते हैं जिसका हमारे पास जवाब नहीं। और एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर वाकई में ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फिर एक्सटर्नल ही क्यों, फिर इंटरनल भी हो सकती है। अब स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई तो चैलेंज कर रहा होगा। सो एनीवे, देखना होगा। बिल्कुल जी सर, कुछ कह रहे हैं? लेकिन वो कितना प्रभावी है, कितना प्रभाव कर सकता है, और क्या उसमें इतनी ताकत है कि पॉपुलर मूवमेंट को इतना स्ट्रांग बना दे। देखिए, अल्टीमेटली जब कम्युनिज्म आया, सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म आया था, तो वो भी तो एक उसके रॉयल्टी के अगेंस्ट ही तो रिवोल्ट हुआ था। एक जो आपके राजा सार के अगेंस्ट हुआ था, तो लगा था कि बहुत आम आदमी की ख्वाहिशें पूरी होंगी, और फिर धीरे धीरे वो कितना रेजिमेंटेड सिस्टम बनता चला गया, और ये हुआ कि फिर बाद में उसका भी कोलैप्स हो गया।
तो वो क्या चाइना में वो स्थिति बनी है या बनाई जा रही है या बन पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब अंदर तो पता नहीं क्या चल रहा है। रिपोर्ट्स तो यही आती हैं कि वहां पर जीरो कोविड पॉलिसी से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं लोग, लेकिन वो सड़कों पर वो जो आक्रोश है वो बड़ा छिटपुट सा दिखता है। अब ये वाली भी जो घटनाएं हुई हैं बैनर पोस्टर्स की, ये भी छिटपुट सी नजर आ रही हैं। अब आने दी नहीं जा रही हैं बाहर या है ही नहीं वास्तविकता में, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि खबरें बड़ी छन छन के आती हैं वहां से। लेकिन इतने बड़े स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम से भी अगर इस तरह की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रही हैं तो ये तो समझ में आना चाहिए कि कुछ गड़बड़ चल रहा है शी जिनपिंग के साथ। लेकिन वो गड़बड़ जो है वो बड़ी स्केल अप हो पाएगी या उनके करियर पे कुछ बट्टा लगा पाएगी, उनके इलेक्शन को कुछ प्रभावित कर पाएगी, ऐसा थोड़ा सा इस मोमेंट पर कहना कठिन है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। चर्चा इस पर हमारी लगातार आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अचल सर, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार बाजारों की रौनक देखकर लग रहा है कि दिवाली बेहद धमाकेदार होने वाली है। बाजार गुलजार हो चुके हैं, हर चीज की जमकर खरीदारी हो रही है। त्योहारों का सीजन चल रहा है और दिवाली तक बाजारों में त्योहारी रौनक रहेगी। इस बार की दीपावली बेहद खास होने वाली है क्योंकि कोविड के 2 साल बाद खुलकर दिवाली मनाई जाएगी। बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। हालांकि इस साल महंगाई 7% से ज्यादा है। प्रॉपर्टी से लेकर तेल, गैस और खाने के सामानों के दाम बढ़ चुके हैं। गाड़ियों की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। इसके बावजूद बाजार गुलजार हैं और पिछले साल के मुकाबले इस साल जमकर खरीदारी हो रही है। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए जमकर बिक्री का अनुमान है। सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर की शुरुआत तक $27 बिलियन तक की बिक्री की उम्मीद जताई गई है, जो 2019 की तुलना में 2 गुना है और पिछले साल की तुलना में लगभग 25% ज्यादा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक 2019 में लगभग $8.5 बिलियन की ऑफलाइन की बिक्री हुई थी, जो इस साल बढ़कर लगभग $15.2 बिलियन की बिक्री हो सकती है। मार्केट कंसल्टेंसीज के मुताबिक इस साल अमेजन, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी $11.8 अरब की बिक्री हो सकती है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक कारों की बिक्री सितंबर में 122.2% बढ़कर 1,42,727 इकाई पर पहुंच गई है। सितंबर 2021 में कुल 64,235 कारें बिकी थीं, वहीं दोपहिया वाहनों में 12.9% की तेजी, मोटरसाइकिल में 18%, स्कूटर में 9%, कमर्शियल मोटर वाहनों में 39%, 3 पहिया वाहनों में 73%, ई रिक्शा में 146.86% की तेजी देखने को मिली है। धनतेरस पर लोग सोने चांदी की जमकर खरीदारी करते हैं। इस साल की ऊंचाई पर गोल्ड के दाम 5 से 5,500 नीचे हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के मुताबिक लोगों को गोल्ड की खरीदारी खूब भा रही है। AIJGF के मुताबिक टियर 2 और टियर 3 शहरों में हर बार की तरह ब्राइडल रिंग, चैन, चूड़ी, मंगलसूत्र की मांग ज्यादा रही है। वहीं चांदी में पाजेब, बिछुआ, हाफ कमरबंद की काफी मांग है। सोने चांदी के पारंपरिक गहनों के स्टॉक के साथ नए डिजाइन की भी मांग बढ़ी है। जनवरी से सितंबर के दौरान 1,61,000 घरों की बिक्री हुई है। मजबूत डिमांड को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 2 लाख घरों को पार कर सकता है। वहीं अगर आप शहरों के आधार पर बात करें तो जुलाई से सितंबर के बीच चेन्नई में 38%, हैदराबाद में 29%, कोलकाता में 11%, बेंगलुरु में 7% घरों की बिक्री बढ़ी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए देश भर के रियल एस्टेट मार्केट में तमाम फेस्टिव ऑफर्स भी देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस साल महंगाई परेशान तो कर रही है, लेकिन डिमांड भी बम्पर है। हर सेक्टर को उम्मीद है कि 2 साल बाद इस दिवाली पर जमकर खरीदारी होगी। महंगाई त्योहारों का स्वाद बिगाड़ने के मूड में तो है, लेकिन कंपनियों के एक से बढ़कर एक ऑफर्स खरीदारों के मूड को धमाकेदार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपका बोतल बंद पानी सुरक्षित है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों BIS ने पानी की गुणवत्ता जानने के लिए छापेमारी की। इसमें मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रतिभा फूड एंड बेवरेजेस नाम की कंपनी, जो कि बिस्लरी कंपनी की फ्रेंचाइजी है और पानी की रिफिलिंग करती है, यहां पर BIS ने पानी की सैंपलिंग में कई सारी अनियमितताएं पाई। इसके चलते BIS ने इस कंपनी के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके बावजूद ये कंपनी बिस्लरी कंपनी के नाम पर धड़ल्ले से बिना टेस्टिंग वाला पानी रिफिलिंग कर रही है।
इस मामले को लेकर जी बिजनेस के संवाददाता सुबोध मिश्रा ने बिस्लरी से जवाब मांगा था, लेकिन कंपनी की तरफ से जी बिजनेस को की जो क्वेरी थी उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। वहीं फ्रेंचाइजी प्रतिभा फूड एंड बेवरेजेस के मालिक अतुल मिश्रा ने जी बिजनेस से बात की तो उन्होंने पानी के सैंपलिंग नेगेटिव निकलने की बात को स्वीकार किया। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी, इसका ध्यान रखा जाएगा। अक्टूबर में 14 दिन बीत जाने पर भी भारत के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। कहीं राहत मिल गई है तो कहीं मिलने के आसार हैं। असम और असम से सटे राज्यों को लेकर जो दक्षिण भारत तक के जो राज्य हैं भारी बारिश से परेशान हैं। असम में बीते 24 घंटों के दौरान बाढ़ के हालात में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली है। असम और पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़े हैं। बाढ़ ने असम के 9 जिलों के 199 गांवों में करीब 51,000 लोगों को प्रभावित किया है। लखीमपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां बाढ़ से 37,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कुल 3,782 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल पानी में डूब गई है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत सामग्री देने के लिए 10 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। जोरहाट जिले के तेजपुरीन, सोनितपुर और निमती घाट में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ की वजह से कई सड़कें, पुल और दूसरे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से अब तक करीब 49,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का पानी अभी भी 7 जिलों दरांग, धेमाजी, गोलाघाट, जोरहाट, लखीमपुर, माजुली और नगांव में फैला हुआ है। पूर्वोत्तर के अलावा दक्षिण भारत में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनंतपुर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से करीब 15,000 घरों में पानी भर गया है। साथ ही 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लोग जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन लगातार राहत और बचाव का काम चला रहा है। अनंतपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए और लोगों के घरों में पानी घुस गया। प्रभावित इलाकों की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, जबकि घरों में अभी भी 3 फुट तक पानी भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखकर आपको भी लगेगा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और सच मानिए इस वीडियो में बच्चे स्कूल जाने के लिए जमकर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें कानपुर के पुखराया कस्बे की है। देखिए, बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। गाड़ी का स्कूल जाने का मन भले ही ना हो, लेकिन बच्चे उसे स्कूल पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। वायरल वीडियो पुखराया कस्बा स्थित एशियन पब्लिक स्कूल का है। हैरानी की बात यह है कि ये मैकेनिक या फिर हेल्पर को बुलाने की बजाय ड्राइवर बच्चों से ही गाड़ी को धक्का लगवा रहा है। सड़क के ट्रैफिक की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि ऐसे में हादसा होना कितना आसान है। देखिए, बाकी गाड़ियां इस गाड़ी के कितनी नजदीक से गुजर रही है। ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। कानपुर की टग्गा मार गाड़ी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मगर आपकी हैरानी ये जानकर और बढ़ जाएगी कि वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि आखिर वो बच्चों को लाने ले जाने के लिए किस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बाजार की बात कर लेते हैं फटाफट से। बाजार में आज शानदार तेजी रही। सेंसेक्स 684 अंक चढ़कर 57,919 पर बंद हुआ। निफ्टी 171 अंक चढ़कर 17,185 के स्तर पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट से मिले दमदार संकेतों के दम पर सुबह एसजीएक्स निफ्टी करीब 250 अंक ऊपर था।
दरअसल अमेरिका में महंगाई बढ़ने के बावजूद वहां के बाजारों में आई रिकवरी के दम पर भारतीय बाजार भी हरे निशान में खुले। निफ्टी की शुरुआत ही 300 अंकों की तेजी के साथ हुई और साथ ही इंफोसिस की तेजी ने पूरे आईटी सेक्टर में दम भर दिया। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हुई। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 ये है हमारा हैशटैग। याद रखिए, कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।